नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के 2011 के पेपर के बारे में, जो प्राथमिक स्तर का होगा, और उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। महत्वपूर्ण की बात हो रही है और विशेषता की बात हो रही है। महत्वपूर्ण हो और विशेष हो, और वो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए कौन सी जरूरी है। ऑप्शंस में आपके दोस्तों हो जाते हैं धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें जो सारे ऑप्शंस लगभग सही। देखो, पढ़ाने की उत्सुकता भी शिक्षक में होनी चाहिए, तभी जाके वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, जो भी मानक भाषा हो उसमें वो पढ़ा सके। शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षा पद्धतियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उनके बारे में उसको कार्यकुशल होना चाहिए। फिर है आपको धैर्य और दृढ़ता। सारी चीज़ जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होती है धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों, एक शिक्षक जो प्राथमिक स्तर का है उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर ये हो जाता है कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, उनको संभालने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि हाँ, धैर्य दृढ़ता होनी चाहिए। बाद में बाकी चीज़ें आपके पास तो होंगी, क्योंकि आप शिक्षक हैं। दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शिक्षक है उसने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण जो चाहे जहाँ बैठे वो वहाँ बैठ सकता है, ऐसा उसने कह दिया। कुछ बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं और या सामूहिक पाठन कर रहे हैं। कुछ बच्चे चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं। तो जो अभिभावक है, उनका माता पिता है, गार्जियन है, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और तो इस स्थिति को कैसे निपटेंगे आप, इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। इसमें ऑप्शन ये कह रहा है कि वो अपने जो प्रिंसिपल है उससे अनुरोध करेगा कि उसके बच्चे का जो सेक्शन है वो चेंज कर दे। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। या तो अभिभावक को क्या करना चाहिए कि शिकायत करनी चाहिए, या अपने बच्चे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा देना चाहिए, या शिक्षक के साथ मिलकर के समस्या के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, या अपने बच्चे का सेक्शन चेंज कर दें। अगर लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण बच्चे क्लास में चाहे जहाँ हैं वो वहाँ बैठें, लेकिन ये अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है, तो इसमें बेटा सारे जो ऑप्शन है ना ये गलत हो जाते हैं। इसमें से केवल आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। विश्वास जहाँ नहीं होगा वहाँ कोई काम नहीं होगा, और शिक्षक के साथ में समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, और जो भी रिस्पेक्टिव तरीका होगा उसको अपनाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास रखें और उस समस्या के ऊपर चर्चा करें। आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एक अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। बच्चों की वो अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा जो तार्किक चीज़ें हैं, तार्किक रूप से किसी चीज़ को या घटनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस हो जाते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब जो चीज़ें वो देखता है वो और दूसरी चीज़ें वैसी देखी होंगी, उसके बारे में वो अपने आप में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक, मतलब जो चीज़ें उसके सामने होती हैं उसके बारे में वो सोचेगा।
अगर देखा जाए तो ये जो एज होती है दोस्तों, वो होती है 7 से 11 साल की। इसी के बीच में वो बच्चा जो है तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं वो भी कुछ इसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि इसमें इस अवस्था में जो बच्चा है उसमें 5 योग्यताओं का विकास हो जाता है। कितनी योग्यताओं का हो जाता है? 5 योग्यताओं का विकास उसमें हो जाता है मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार। ये बात हो रही है 7 से 11 के वर्ष के एज के बच्चों के बारे में। वो जो 5 योग्यताएं हैं वो हो जाती हैं संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये 5 जो विशेषताएं हैं वो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बीच में जब बच्चा मूल सक्रियात्मक अवस्था में होता है तब ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। मान का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण होता है, मतलब मन ही मन सोच करके किसी चीज को चित्रित रूप से अपने अंदर सोचना, उसे मन का मानचित्रण कहते हैं। साहसिक क्रियाओं की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से और मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। ये आपके 4 ऑप्शंस हो जाते हैं और इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो हो जाता है राइट। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, जो मन का जो मन है उसमें कुछ सोच करके कुछ रिसर्च करना, ये चीज़ें जो हैं वो मन का मानचित्रण से संबंधित हैं। अर्थात वो किसी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अपने मन में बना लेता है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं और हमने मन में सोच लिया कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, तो वो काम करने के पहले जो हम रूपरेखा अपने मन के अंदर तैयार कर लेते हैं उसे हम कहते हैं मन का मानचित्रण। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है यहाँ पे, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जो सीखने की संबंधित समस्या होती है को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जो सीखने संबंधी समस्याएं हैं उनको संबोधित करने का क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। महंगी चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना, कहानी कथन पद्धति का उपयोग करना और क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। ये यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो किसके लिए दिए गए? जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उन्हें सीखने संबंधी समस्या होती है उसको संबोधित करने के बेहतर तरीकों को सोचना समझना हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। डी में ये है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। जिस बच्चे की जो भी क्षमता है चीज़ों को ग्रहण करने की, चीज़ों को सीखने की, तो उनकी क्षमता के अनुरूप जितनी भी शिक्षण पद्धतियां हैं, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करने से जो समस्याएं सीखने की हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर विचार करो पहले ऑप्शन पे, तो कोई बच्चे में अगर सीखने की समस्या है तो उसके लिए कोई महंगी या चमकदार जो टीएलएम है, सहायक सामग्री है, उसका अगर आप उपयोग करोगे तो क्या कोई बच्चा जो अलग अलग तरीके से समझता है वो समझ पाएगा। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना, ये भी एक तरीका हो सकता है। कहानी कथन और पद्धति का उपयोग करना, लेकिन जो है कि क्षमता के अनुरूप जो बच्चा जैसे सीख रहा है, जैसे उसके सीखने की हैबिट्स हैं, उसके ऊपर उस पद्धति का उपयोग करना। क्योंकि पूरी क्लास में एक तरीके का उपयोग करना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मक का पोषण करता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन में प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, और लास्ट जो ऑप्शन आपका हो जाता है वो है अच्छा शिक्षा के व्यवहार और मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण कौन करता है? अगर क्रिएटिविटी उनके अंदर आ गई है तो उसको और निखारने का काम कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन आपका ए है वो देखिए क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध करना। अंतर्जात मतलब जो उसके जो उसके अंदर इंटर जो प्रतिभाएं पैदा होती, जो उसके अंदर जो प्रतिभाएं पैदा होती हैं, अगर उनको आप निखारेंगे तो ओबियसली ये जो सृजनात्मक पोषण है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर
आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है, क्योंकि अगर विचार करेंगे इस बी वाले पे, तो विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, जो भी उपलब्ध कब होता है उसकी जो भी वो चीज़ें गेट करता है, जो पाता है चीज़ें, उनका ज़्यादा मतलब बल देना उन चीज़ों पे। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, विद्यार्थियों जब अच्छे नंबर लाए तो स्कूल में पढ़े और कोचिंग कराए, तो ये भी कुछ अलग हो जाता है। लेकिन जो उसके अंदर चीज़ें हैं, जो सोच रहा है, जो उसके अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनको पोषण करने से जो क्रिएटिविटी है और होगी। पहले सोचना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, बच्चे के अंदर किस भी चीज़ों पे इंटरेस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, 7 से 11 के रूप में, जो था आपका मूर्त वाला, कि मूर्त मतलब जो सामने चीज़ें होती है उन्हीं को देख करके, अमूर्त वो होता है जो सामने चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में सोच करके। तो पियाजे उसमें क्या था कि चीज़ों का 5 का विकास हो जाता है, 5 विशेषताओं का, जो एज होती है 7 से 11 तक, 11। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो अमूर्त की बात कर रहा है ना, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। अब यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शन हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 के ऊपर, और फिर है संवेदी प्रेरक अवस्था जो है 2 वर्ष का बच्चा, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल का हो जाता है, और जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए हो जाता है। जब बच्चा 12 साल की एज के ऊपर हो जाता है, 12 प्लस होता है, तब उसके अंदर अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, और ये एज होती है 12 साल के ऊपर की, और जिसका पियाजे ने नाम दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो मूर्त वाली बात होती है वो किसको होती है, 7 से 11 के बारे में, और जो अमूर्त में चिंताएं करेगा वो होता है 12 के ऊपर, 12 प्लस कर सकते हैं आप। और वो तो ये हो गया आपका। अब अगर डिस्कशन इसका देखोगे, हमने इसको लिख रखा है यहाँ पे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, और औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास के अंतिम अवस्था है, जो 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था के अंतिम अवस्था है 11 वर्ष के बाद। मूल रूप से ये तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में उनकी विशेषताएं, उपयोगिताएं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक अपने विचार बालक के विचार हैं परिपक्व हो जाते हैं। मतलब कहने का ये कि जो एज है वो 11 के बाद आती है, और इस एज में कोई बच्चा कोई भी वस्तु हो, उसके अलावा जो अपने जो विचार हैं उनके साथ में उनको करने में समर्थ हो जाता है, और किसी भी चीज़ में कोई अनुपस्थित हो, कोई चीज़ें ना हो, लेकिन वो सोच करके उनकी विशेषताएं, उपयोगिताएं और अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकता है। जैसे मान लो 12 साल का बच्चा है, अब 12 साल के बच्चे के पास मान लो मोटरसाइकिल नहीं है, और मोटरसाइकिल को जस्ट इमेजिन करे और उसकी सोचे कि हम कितनी जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे और किस हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें वो बच्चा तभी करेगा जब 12 साल के ऊपर का हो जाएगा, और चीज़ें नहीं हैं तब भी वो उनके बारे में सोच सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखना संबंध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उन प्रक्रिया का सुगम बनाए। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं, सीखना जो संबंध हो सकता है, इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है डी ऑप्शन आपका राइट है। क्योंकि इसमें देखिए सीखने की बात, जो अधिगम की बात होती है, लर्निंग की बात होती है, उसमें क्या होता है कि जो वास्तविक दुनिया के कुछ एग्जाम्पल्स है जो रियल वर्ल्ड से संबंध रखते हैं, रियल लाइफ से संबंध रखते हैं, अगर उनको हम कक्षा में लाएं और विद्यार्थी एक दूसरे से डिस्कशन करें, अंतःक्रिया करें, और शिक्षक वो जो माध्यम है उसको और सुगम बना दे, ये सीखने का एक सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि बच्चे उसके बारे में सोचें। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए।
अभी बात हो रही सीखने की प्रक्रिया की विशेषता, अब यहाँ हो रही है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो सीखने का जो क्वेश्चन आपका था, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब इस चारों ऑप्शन पर अगर आप विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें से वो विशेषता जो नहीं है हमें वो सिलेक्ट करनी है। तो इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो आपका डी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। मतलब केवल जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल जैसे विद्यालय, स्कूल, ये ही एकमात्र साधन होते हैं जहां पर कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अगर ये सही होता तो क्या परिवार एक प्रथम पाठशाला होता? क्या समाज से बच्चा कुछ सीखता? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहीं भी हो जाती है। कहीं भी कोई बच्चा, कोई व्यक्ति कहीं से भी कुछ सीख सकता है। केवल विद्यालय ही वो एकमात्र स्थान नहीं हो सकते जहाँ से कोई बच्चा कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है ये रॉन्ग हो जाता है, बाकी राइट है। अगला जो क्वेश्चन आपका दोस्तों है 10वां क्वेश्चन, वो है विद्यार्थी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी कौन हो सकते हैं? के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और दृष्टिबाधित है, यहाँ श्रव्य की बात कर रहा है, सुनने की बात कर रहा है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। अगर माता पिता ही सहायता करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? सबसे पहली बात तो ये गलत हो जाता है आपका। दूसरा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता करनी चाहिए। देखो, जब बच्चा देख नहीं पाता है तो सुन के वो काम कर सकता है और उसके लिए श्रव्य सीडी म्यूजिक का सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है और बाकी सारे आपके ये गलत है। विशेष व्यवहार भी करोगे तब भी गलत चीज़ें हैं, निचले कार्य की छूट दोगे तब भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने आप को कुछ अलग समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है? बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ किसका संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य या संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। ये क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध की बात कर रहा है कि संबंध नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है कि भाई सारी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन जो बच्चे के अंदर जो अपशिष्ट है उनको निकालना ये कैसे संबंधित होता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ में। बाकी चीज़ें संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी है और संगति की आवश्यकता के लिए भी समाज जरूरी है और सामाजिक अनुमोदन और सराहना की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बी हो जाता है कि इसका संबंध नहीं हो सकता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। वो पूछ रहा है वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किसको? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से? इसके लिए कुछ आपके ऑप्शंस हैं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, घर, सभागार, खेल और मैदान। तो यहाँ पर आपको जो बच्चे के संज्ञानात्मक है तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा है उसके लिए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि जो विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है वो एक स्थान है जहां उस विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और समस्याओं का निदान हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाता है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। संज्ञानात्मक विकास का जो बेहतर तरीका है वो है सारे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे सभागार हो, चाहे घर हो, ये सारे ही हैं।
लेकिन जो सबसे जो परफेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपका दोस्तों है वो है क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हैं वो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, और कक्षा में एकदम खामोशी, और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका आंसर है बी वो राइट हो जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, क्योंकि ये है अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक। मतलब कि आप जब किसी चीज़ को मोटिवेशन करोगे तो बच्चा उस चीज़ को प्रक्रियात्मक के रूप से आपसे क्वेश्चन करेगा क्लास में। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर बच्चा क्लास में क्वेश्चन कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये विद्यार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछना है ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि इसी में जो अध्यापक छात्रों की जो पूर्व अनुभव है तथा विशेषकर रुचि को प्रयोग में ला सकता है और उनको अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोच सकता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसमें बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन सा नहीं है आपको ये जा रहा है पूछा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है ये दोस्तों सही हो जाता है कि जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है वो बंदा बुद्धिमान नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं जो रटने वाली चीज़ें हैं वो जो अच्छी नहीं होती हैं, और लंबा लंबा निबंध अगर रटेगा तो बंदा तो सीखेगा कैसे, क्योंकि ऐसे जो रटने वाली चीज़ें हैं इससे बच्चे को आगे जाकर के समस्या हो सकती है, उनके अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, बस हर चीज़ को रटने के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऐसा श्रेय किसको जाता है या ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था। तो यहाँ पर आपके ये पहलाव हैं, स्किनर है, कोहलबर्ग है, पियाजे हैं। तो जो पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कह रहा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, ये क्या दर्शाता है। कोई बच्चा है जो घर में कृतिका अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बहुत बात करते हैं लेकिन कोई क्लास में बात नहीं करते हैं, ये क्या दर्शाता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई शिक्षक ये नहीं चाहता। फिर आपका जो ऑप्शन बी है कहेगा कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं होता, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी गलत है। देखो जो उसके विचार हैं उसको विद्यालय में एक मान्यता मिलती, जो वो बोलती है उसके ऊपर अगर वो सही है तो शिक्षक उसको ये तारीफ भी करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको एक चीज़ होता है कि हाँ वो मोटिवेटेड होती है इसलिए वो बोलती है। तो घर में हो सकता है कि उसकी बात का कोई तवज्जो ना दे, तो ये चीज़ें हैं कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है इसलिए वो उसकी घर की अपेक्षा स्कूल में ज़्यादा बात करती है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाता है 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ में संबंध है। इसमें से जो क्षेत्र दिए हुए हैं इसका संबंध कहाँ है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक दर्शन है या शिक्षा मनोवैज्ञानिक है या मीडिया मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा समाजशास्त्र है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक। शिक्षा पद्धतियों में क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम, प्रभावी बनाने का विज्ञान है और शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और उसी अनुरूप उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक शिक्षा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है या शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है।
यहाँ पर जो आपको जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाता है। शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो अभिप्रेरणा क्या करती है, सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। जो मोटिवेशन होता है वो क्या करेगा, जो बच्चा लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, उसको और वो सुगम बनाएगा और उसका विकास करेगा। ये चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या और शब्दावली की ओर संकेत करती है। जो पाठ्यचर्या शब्द है वो किसको संकेत करता है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे, और मूल्यांकन प्रक्रिया जिसमें आप बच्चों को नंबर देते हैं। सी ऑप्शन हो सकता है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री और शिक्षा पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है वो पाठ्यचर्या जो शब्दावली ये पूछ रहा है कि पाठ्यचर्या किससे संबंधित है इसमें से। तो जो पाठ्यचर्या है वो संबंध किससे है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, ये पाठ्यचर्या है। और पाठ्य वस्तु वो होती जो उसकी बुक में है लिखा हुआ, कौन से लेसन है, कौन से पाठ है, वो चीज़ें। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं इसकी ओर संकेत करता है ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर निर्भर करती है, या विकास एवं पद्धति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो खेल पद्धति है, शिक्षण की खेल पद्धति है वो संबंधित होती है आपके विकास एवं, जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद करने, जानकारी प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियों के रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और ये पद्धति इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो कह रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब ये है कि जो एक बच्चा है अतीत के समान, मतलब जो बीता हुआ समय है उसमें साथ में कुछ उसके साथ हुआ था और उसी के साथ में जो नई चीज़ें होंगी उनको रिलेट करता है। तो ये क्या हो, किस में आएगा, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता नियम और सीखने का सादृश्यता नियम। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाता है। सीखने की सादृश्य नियम जो है इसमें बच्चा क्या करता है कि जो उसी तरीके का उसके पास्ट में हुआ था और सभी कुछ सामने वर्तमान में या फ्यूचर में आने वाला है तो वो उसी से रिलेट करता है कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हुआ था तो अब ऐसा इसमें हमें ये करके बचना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और रचनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का ये संकेत इसमें से कौन नहीं हो सकता है, दूसरों के साथ में झगड़ना ये तो बिल्कुल नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता मतलब ये है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ नया हो, और जिज्ञासा मतलब आपके अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा हो, नई चीज़ें कुछ करने को हो, और रचनात्मक विचार। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। दूसरों के साथ में झगड़ना ये इसका संकेत नहीं है, बाकी सारे संकेत इसके हो जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण जो है व्यवहार करता है और उसका उपयोग करता है, सहयोग करता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ में झगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा करानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, और विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालय में शिक्षक द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनमें कुछ अलग से कोई कमी है, वो सुन नहीं सकता, कोई ठीक है, कोई बोल नहीं सकता, या कोई सी शारीरिक कुछ उसमें अक्षमता है, तो उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005
में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिससे सभी प्रकार के बच्चों एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। भी तो इसमें जो है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों के ऊपर देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक के देने की तकनीकी भाषा का उपयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी है, राइट हो जाता है कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यहाँ पर गणितीय विकास से संबंधित है, या पठन विकास संबंधित है, या व्यवहारिक विकास से, या मानसिक विकास से। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है, पठन विकास से। डिसलेक्सिया का जो संबंध है पठन विकार से है। ये बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण उसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने में समस्या होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार होता है कि बच्चा इसमें अक्षरों को पहचान नहीं पाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी के रूप में, या सहानुभूतिपूर्ण में, या तटस्थता, या नकारात्मक। तो अग्रोन्मुखी के रूप में माता पिता को बच्चे के लिए भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता अगर अग्रोन्मुखी भूमिका निभाते हैं तो उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित बच्चे हो जाते हैं। उनको इसलिए करना चाहिए कि हाँ और अच्छा कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे सम्मिलित हो सकता है? निरंतरता का सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से, या अंतर संबंधों के सिद्धांत से। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है, निरंतरता के सिद्धांत से विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया ये संबंधित है। निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस प्रोग्राम है ना, जो हमेशा चलता रहे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया तो आपका संबंध है निरंतरता के सिद्धांत से। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो पहलाव ने दिया था, या वाइगोत्स्की ने दिया था, या जीन पियाजे हैं, गेलार्ड सिद्धांतवादी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है वो सही हो जाता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें जो बच्चे अपनी ही एज के बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं? तो क्या प्रौढ़ावस्था में होता है, या बचपन से पहले, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी कि जो बच्चे को घुल मिलने की जो क्षमता होती है वो किशोरावस्था में हो जाती है, कि वो इसमें एक्टिवली रोल अपना निभाते हैं अपने ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वह बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान कीजिए। तो किसने करी है? एरकिसन ने करी है, स्किनर द्वारा की गई है, पियाजे के द्वारा, या कोलबर्ग के द्वारा। जो सी है पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है। और 4 जो पहचान है, विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान है अवस्थाओं की, वो जो विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं? संवेदी गामक अवधि जो 2 वर्ष की होती है बच्चे की, और जो पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है, और मूर्त संक्रियात्मक काल जो 7 से 12 में होता है, और औपचारिक संक्रिया काल जो है 12 से 18 होता है। ये पियाजे के अनुसार 4 विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जो बच्चों के बौद्धिक विकास में मदद करती हैं। तो ये आज का लेसन दोस्तों यहीं तक है। आगे लेसन में आपसे हम अगले टॉपिक बात करेंगे। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ में, और सीटेट के अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।